नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:15 बजे का समय हो रहा है और बाजार में लाल रंग चौतरफा छाया हुआ है। लगातार पिछले 9 दिनों से हमने निचले तरफ के दायरे देखे हैं और आज जब हमने शुरुआत की तो जो एक अहम स्तर था निफ्टी का और सेंसेक्स का, वो हमने तोड़ा है। आगे बढ़ने से आप पहले आपको स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी रुपए डॉलर और कच्चे तेल के करीबन 490 अंकों की गिरावट है सेंसेक्स में। 75,450 का स्तर है सेंसेक्स का। 145 अंकों की गिरावट निफ्टी में। 22,780 का स्तर है निफ्टी का। 500 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में। 48,605 का स्तर है बैंक निफ्टी का, निफ्टी बैंक का। रुपए डॉलर में थोड़ी बहुत मजबूती देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ दिनों से और स्तर है करीबन 86.77, 0.06 पैसे की मजबूती रुपए में देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले। और कच्चे तेल में जो परिस्थितियों में सुधार हुआ है जियोपॉलिटिकल, रशिया यूक्रेन और खाड़ी देशों में, उसको लेकर के काफी नीचे के तरफ दाएं। 74.86 डॉलर प्रति बैरल का दाम है ब्रेंट का और 70.50 डॉलर प्रति बैरल दाम है नेमेक्स का। तो परिस्थिति में अगर लगातार सुधार होता है यूक्रेन, रशिया और इसराइल खाड़ी देशों में जो संकट है, जो कि थोड़े आसार और खबरें सकारात्मक आ रहा है, तो यहाँ से और नीचे की तरफ के दायरे शायद कच्चे तेलों में आप देख सकते हैं। रुपए में शायद मजबूती आप आते हुए और देख सकते हैं। 86.70, 86.60 का स्तर रुपए में डॉलर के मुकाबले। डॉलर कमजोर पड़ा है पिछले कुछ दिनों से, सिर्फ भारतीय मुद्रा रुपए के सामने नहीं, लेकिन बाकी अन्य जो उभरते हुए बाजार की मुद्रा है वहां भी कमजोर पड़ा है। यूरो के सामने भी थोड़ा कमजोर पड़ा है, तो शायद थोड़ी बहुत और कमजोरी रुपए में हम देख सकते हैं और ये स्तर रुपए में आज आते हुए देख सकते हैं, जहां तक मजबूती रुपए का सवाल है। अब आते हैं बाजार की तरफ दोस्तों। लगातार विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली, अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाने की बातें और थोड़े बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समाचार या खबरें आनी उसको लेकर के थोड़ी बहुत निराशा। अब ये शायद और हावी हो सकता है अगर अमेरिका की तरफ से टैरिफ्स को लेकर के या फिर और दूसरी कुछ नकारात्मक खबरें आई, तो शायद बाजार और दबाव में आ सकता है। दूसरी तरफ निरंतर विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली सिर्फ पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर तक नहीं, लेकिन जनवरी, ये जो नया साल शुरू हुआ है 2025 का, 1 जनवरी से लेकर के शुक्रवार तक पिछले हफ्ते ये बिकवाली हावी होती हुई दिखी है। और जो बड़ी मात्रा में बिकवाली हुई है शायद इससे पिछले साल और अब तक ये नए साल में, तो एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि शायद अब धीरे धीरे करके ये बिकवाली थोड़ी बहुत निचले स्तर पर आ सकती है, जिससे स्थिरता बाजार में आ सकती है। लेकिन स्थिरता आने के लिए एक दूसरा पहलू भी जरूरी है और वो है इंडिया विक्स। पिछले कुछ महीनों से हम निरंतर आपसे इंडिया विक्स की में बढ़ोतरी की बात करते हैं, जो कि इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। आज सुबह करीबन 16.25 का स्तर इंडिया विक्स में और करीबन 6.5-7% के ऊपर की तरफ के दायरे हैं। और जब तक ये नीचे नहीं आता है और विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली थोड़ी बहुत कम नहीं होती है, तब तक ये उठापटक वॉलेटिलिटी बाजार में जारी रह सकती है। अगर आप कारोबारी हैं, छोटी मध्यम अवधि के लिए काम करते हैं, तो ज़्यादा मुनाफा के अनुमान न रखते हुए आपको जो भी मुनाफा मिल रहा है वो समेटते जाए और खास करके आप अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप अनुशासन नहीं रखेंगे शेयर बाजार में, चाहे आप निवेशक हो या कारोबारी, तो आपको नुकसान होने की बहुत बड़ी संभावना है। तो शायद खबरों को लेकर के, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली को लेकर के और अमेरिका की तरफ से टैरिफ्स के खबरों को लेकर के बाजार में थोड़ी बहुत दबाव आने की पूरी पूरी संभावना है। आज जिस स्तर पर हम इंडिया निफ्टी पर काम काज कर रहे हैं, खास करके दोस्तों, पिछले 3 हफ्तों से हमने 28,000 का जो स्तर है निफ्टी का, आप माफ कीजिएगा 22,800 का जो स्तर है निफ्टी का, वो हम किसी प्रकार से संभाले हुए थे। पिछले 3 हफ्तों में हमने इसके नीचे गए, लेकिन बाजार जब कभी भी इसके नीचे गया पिछले 3 हफ्तों में, तो बाजार बंद होते होते हमने ऊपर की तरफ आकर के बंद दिया, यानी कि 22,800 के ऊपर आकर के बंद दिया। लेकिन आज कमजोरी इस प्रकार की है कि हम उस स्तर के नीचे कामकाज कर रहे हैं। अगर आज बाजार बंद होते होते 22,800 के स्तर फिर से ऊपर हमने नहीं देखे, तो शायद जो बिकवाली है वो और हावी हो सकती है और उस परिस्थिति में शायद आप 22,600, 22,500 तक जाने की पूरी पूरी संभावना है।
तो फिलहाल जो 2 स्तर हमने निर्धारित किए हैं निफ्टी पर, वो है 22,800, नीचे की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, 22,800 और 22,600 से लेकर के 22,500। ऊपर की तरफ अगर हम उभरने का प्रयास करते हैं तो 23,000, 23,300, ये 2 स्तर हो गए जहां पर थोड़ा बहुत हावीपन बाजार में आता हुआ दिख सकता है और शायद थोड़ी बहुत बिकवाली फिर से हावी होती हुई दिख सकती है। डॉलर में कमजोरी, ये एक अच्छी बात है, खास करके उभरते हुए बाजारों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली, ये नकारात्मक खबर है जहां तक उभरते हुए बाजार का सवाल है। हो सकता है बाजार में यहाँ से और दबाव बढ़ता जाए, क्योंकि जिन्होंने खास करके वायदा कारोबार में कामकाज किया होगा और जो ये अनुमान लगा करके चल रहे थे कि 22,800 का स्तर निर्णायक तरीके से टूटेगा नहीं और हम उसके नीचे जाकर के बंद नहीं देखेंगे, तो उनकी क्योंकि मार्जिन्स के दबाव आएंगे भरने के लिए, तो अगर पैसे नहीं है भरने के लिए तो शायद उसकी वजह से स्क्वायर ऑफ हो सकते हैं उनकी पोजीशन, जिससे शायद थोड़ी बहुत और नीचे की तरफ की परिस्थिति आप आते हुए देख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के बाजार में अगर आप निवेशक हैं, जिसकी राय हम हमेशा देते हैं कि आप निवेशक होते हैं, तो आपको बाजार में बहुत सारे मौके मिलेंगे। 2 बेहतरीन विकल्प आज हम लेकर के आए हैं। एक है सरकारी कंपनी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई बड़े तौर पर, और दूसरी है निजी कंपनी, वाहन बनाने वाली कंपनी। तो पहली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। निरंतर हमने इस शेयर के दामों में बहुत ही भारी बिकवाली आते हुए दिखी है। नतीजे मजबूत होने के बावजूद हमने ये बिकवाली आते हुए देखी। जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर, BEL का शेयर, वहां से अगर आप निवेशक हैं तो नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित और रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर उभरता हुआ नजर आता है। अनुमानित लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL पर करीबन 335 के लक्ष्यांक है। दोस्तों, इस कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत है, उतनी ही अनुभवी है ये कंपनी उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए और सकारात्मक परिवर्तन नतीजों में लेकर आने के लिए। तो पहली कंपनी है सरकारी कंपनी रक्षा क्षेत्र की BEL, 335 के अनुमानित लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए। दूसरी कंपनी है जिसने तीसरी तिमाही में कमूमन सभी मापदंड पर बेहतरीन आंकड़े लेकर के, बाजार से के अनुमान से बेहतर आंकड़े लेके आकर के अपने आप को स्थापित और स्थिर किया है, वो है अशोक लेलैंड। ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है। इसकी एक सब्सिडरी है स्विच मोबिलिटी, जो कि बड़े तौर पर ऊर्जा से चलने वाले वाहन यानी कि EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। कई राज्य परिवहन निगम के तरफ से इस कंपनी को काफी बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, निजी कंपनियों की तरफ से भी काफी बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, और एक अनुमान हम लगाते हैं कि अगर इस परिस्थिति में इतने बेहतर आंकड़े, तो परिस्थिति सुधरती है तो इससे और बेहतर आंकड़े आ सकते हैं। अशोक लेलैंड पर अनुमानित लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर लक्ष्यांक हमने 280 के रखे हैं। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर भी बहुत ही फेवरेबल है जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है। सिर्फ एक ही राय होगी कि पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए दोस्तों। बाजार आपको बहुत समय देगा, बहुत मौके देगा निचले स्तर पर और जोड़ने के लिए, क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण इतना बड़ा है कि यहाँ से एकदम से ऊपर की तरफ के दायरे निकले, उसकी संभावना फिलहाल हमें कम लग रही है। तो ये दोनों ही विकल्पों में, BEL और अशोक लेलैंड में, शुरुआत कीजिए छोटी मोटी, और किश्तों में जब बाजार में गिरावट आती है तो आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि ये लंबी अवधि के लिए हैं, ये छोटी मध्यम अवधि के लिए या BTST स्टॉक्स नहीं है। आपके पास पूर्ण रूप से समय सीमा होनी चाहिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या उससे ज़्यादा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अपने निवेश में कमा सकते हैं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।